नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात राहुल गांधी की याचिका पर आए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले की। दरअसल मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद से सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उधर निचली अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। अब भले ही राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, लेकिन अभी राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में अपील करने का मौका है और वे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा देती है तो उनकी सजा फिर से बहाल हो सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत भरपूर अपना रंग जमा रही है। राहुल की इसी सतरंगी सियासत पर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में। हाई कोर्ट से हारे, अब सुप्रीम कोर्ट के सहारे में। हम तुम्हारे साथ हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने कहा इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस और पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। अब कानूनी दांवपेच की बात करें तो कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के इस मानहानि केस को लेकर कानूनी दांवपेच जितने उलझे हैं, उतनी ही उलझन सियासत में भी है। बात सियासत की करें तो तमाम आरोप प्रत्यारोप कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठे। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण किया जाए। इस कारण मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। सिंघवी ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला निराश करने वाला है, लेकिन हमें ऐसी ही उम्मीद थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और वो आगे भी लड़ते रहेंगे। भाजपा ने झूठ की चालें चल एक राजनीतिक साजिश के तहत राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद के निलंबित कर दिया है। तो वही कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। राहुल गांधी किसी की भी मानहानि करने के मामले में आदतन अपराधी है। कांग्रेस को लगता है कि लोगों को अपमानित करना उनका अधिकार है। यह एक गैर जिम्मेदाराना अहंकार है। उनके खिलाफ 7-8 मानहानि के केस चल रहे हैं। खैर, अब सियासी आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन राहुल गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर राहुल की इस केस में वहां राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाए और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल की आफत और उस पर सियासत के इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। हाई कोर्ट से हारे और सुप्रीम कोर्ट के सहारे, लेकिन सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। As I said in the beginning that this is a disappointing but not an unexpected judgment. That the jurisprudence found in this judgment, which I will summarize in a moment at the end, is unique and extraordinary. For want of a better word, I will say that it has no parallel or precedent in the jurisprudence of the law of defamation, with which the whole country is familiar. मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं।
अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो लगभग 7-8 डिफरेंट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हैं, सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, आपसे ही पहला सवाल, विपक्षी एकता का अब क्या होगा? देखिए, कुछ भी कहें, अभी राहुल जी किसी पद में नहीं है, लेकिन जो पटना में बिना राहुल जी के खरगे साहब उपस्थित नहीं हुए थे और राहुल जी को काफी महत्व भी दिया गया था। अब हाई कोर्ट फिलहाल तो अब यही है कि लगभग 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल जी। अब आगे क्या आप लोग प्रियंका जी को लाएंगे? क्योंकि बिना गांधी परिवार कांग्रेस में एकजुटता नहीं हो सकती, ऐसा मानना है राजनीतिक हलकों में। अब क्या कहेंगे? हालांकि हाई कोर्ट का मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का क्या अब आगे रणनीति है? त्रिपाठी जी, सच इल्जाम चाहे जो भी लगा लो, हम सच कहने के आदी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं जी। आज अदालत का जो फैसला है, निश्चित तौर पर न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से जो बिंदु है उन पर बिना विचार किए कोई फैसला आ सकता है, लेकिन अदालत के दरवाजे खुले हैं और हम हर उस तरह का प्रयास करेंगे जहां पर हम अपनी बात रख पाए। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और सत्य के साथ फैसला देगा। एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि बिना राहुल गांधी के, तो अभी तो ये तय भी नहीं हुआ है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये तो अब कोर्ट ही तय कर दिया है कि नहीं लड़ेंगे फिलहाल। अभी बहुत सारी गुंजाइश है त्रिपाठी जी जाने की, और निश्चित तौर पर हम न्याय के लिए लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेगा जी। अब ये देखिए कि आज राहुल गांधी अगर संसद में नहीं भी रहते हैं तो उससे विपक्ष की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि आज सारे के सारे दल इस बात को लेकर के परेशान है कि जो अहंकारी सत्ता है ये खाली कांग्रेस के पीछे नहीं पड़ी है, ये समूचे विपक्ष को खत्म कर देने की साजिश है। और ये षड्यंत्र जो आपने देखा मानहानि का आया, आज राहुल गांधी ने कौन सी गलत बात कह दी जिसको लेकर के आपने इस तरह का फैसला किया और दूसरे दिन आपने सदस्यता रद्द करने का फैसला कर लिया। निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों से ऐसी बू आती है कि आप षड्यंत्र का पूर्वक काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये बीजेपी सरकार भले षड्यंत्र पूर्वक काम करे, लेकिन कोर्ट कैसे षड्यंत्र पूर्वक काम करेगी? कोर्ट का तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोर्ट से हमें बड़ी आशा है। सुप्रीम कोर्ट में हम अपना पक्ष फिर रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय की बात की जाएगी और इस फैसले में हमारे साथ निश्चित तौर पर न्याय होगा। एक चीज। दूसरी चीज, आज विपक्ष की बात जो आपने की त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर विपक्ष भी परेशान है, क्योंकि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। आज राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो उनके ऊपर सजा करने से छुप नहीं गए, वो तैर रहे हैं। उसको जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। कोई गांधी क्यों नहीं भगा, कोई दूसरा प्रधानमंत्री का रिश्तेदार हो या प्रधानमंत्री के जात के लोग हैं वो क्यों नहीं बाहर गए? क्या कारण है कि आपकी सरकार के आने के बाद आपकी जाति और आपके सरनेम के लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए कि वो देश से बाहर चले जाते हैं, बैंकों में पैसा लेकर के बाहर चले जाते हैं और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल उठाना विपक्ष का धर्म है। कौन भाग गए जितेंद्र जी? देखिए, अगर मान लीजिए मोदी को लेकर के बात की गई है तो वो तो सबको मालूम है कि कौन कौन मोदी, अब वो आपके रिश्तेदार हैं नहीं है, इस बात को लेकर के अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसी आशंका है कि आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं इसलिए आपके सरनेम, आपकी जाति और जो लोग आपके सरनेम का उपयोग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की ताकत आई, जब तो इस तरह का काम हुआ और बैंकें खोखली हुई और लोग बाहर चले गए और अभी तक कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो ये आरोप सत्ता पर बनता है कि प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, और इसमें मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं। अगर सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा विपक्ष तो क्या करेगा? आज आप सड़क के अंदर बात, सड़क के ऊपर बात करो तो आप हमें जेल में डालने की बात कर देते हो, सदन में हमारा माइक बंद कर देते हो। आखिर हम जनता की आवाज को कहां उठाएं? और अगर उठाया तो इस तरह की चीजें हुई जो आपने देखा कि ये कोई इतना बड़ा काम था, इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है क्या? अगर अपराध होता तो त्रिपाठी जी विधायिका 2 साल की सजा नहीं रखता, इसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर होती। 2 साल की सजा रखना मतलब ये है कि कोई इतना बड़ा अपराध राहुल गांधी ने नहीं किया है जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष परेशान हो रहा है।
2 साल की ही तो सजा सुनाई है। खैर तो हम मेरा आपको- मेरा भी तो वही कहना है कि इतना संज्ञेय अपराध है, जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने कार्रवाई की कि आप मौका देते, दुनिया मौका देती है किसी को आगे कोर्ट पे जाने का, अपील करने का, आपने तो एक दिन का इंतजार नहीं किया। कम से कम लोकतंत्र में ये चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें अदालत का भी उपयोग किया जा रहा है। गौरव जी, हम विपक्ष की पूरी बात ले लें, फिर हम आपसे उत्तर लेते हैं। गौरव जी, आपको मेरी आवाज आ रही? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आपकी आवाज दहाड़ती हुई आ रही है। गौरव जी, चलिए, लगता है एक बार विवेक पांडे जी से पूछ लेते हैं। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही? पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तकी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आ रही है। मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है। चलिए, आपसे जान लेते हैं। बीजेपी यानी रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि राहुल गांधी मानहानि के मामले में आदतन अपराधी हैं। कितना सहमत हैं आप कि राहुल जी आदतन देखिए, अपराधी हैं कि नहीं? आम आदमी पार्टी इस समय राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस साथ है। मुझे लगता है ये जाति भी उसके साथ। ये राजनीति में तो लोग बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर पाबंदी लगा रही, रोकना चाहती है। उसके जैसे बनचाहे लोग बयान दें तो वो बोलने देगी, वरना नहीं बोलने देगी। और आप देखिए, कर्नाटक में जहां राहुल गांधी ने बयान दिया था, वहां बीजेपी पूरी तरह से हारी है। और ये बदला उछाला गया था इनका कर्नाटक के चुनाव के दौरान, जहां राहुल गांधी लगातार रैली कर रहे थे। उसके बाद रिजल्ट आया, बीजेपी पूरी तरह से हार गई है और सत्ता से बाहर हो गई है। और अगर वो राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं तो जो परिणाम आएंगे उनके जेल जाने के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी उसको समझ जाएगा, उसके नीचे सत्ता कर जाएगी। और सारी विपक्षी पार्टियां इसमें बहुत पीड़ित है। इसके जो रवैया है बीजेपी का, उसके रवैये से हर जगह कहीं न कहीं किसी को परेशान करने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और सारे भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में आ गए और विपक्ष जो है वो साफ सुथरा हो गया है। और उन भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने सफाई का और क्लीन चिट दे दी है, उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो जनता को साफ समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचारी लोग कौन है। टमाटर जो महंगा हो रहा है उसके पीछे कौन लोग है, जो महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे कौन लोग है, जो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है उसके पीछे कौन लोग है, जो टोटे सरकार बढ़ा जा रहा है उसके पीछे कौन लोग है, और कौन लोग भ्रष्टाचारियों को परीक्षा दे रहे हैं, कौन लोग जनता को लूटने काम कर रहे हैं। तो ये मामला जो है बराबर दिख रहा है, जनता के समझ में आ रहा है और जनता देख रही है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और बहुत से लोग पूछ रहे तकी हैं साहब, ये तो हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी है, इसमें बीजेपी सरकार या बीजेपी कहां से दोषी है? देखिए, जिन्होंने ये मुकदमा याचिका दायर की है उनके बारे में थोड़ी जानकारी अगर मालूम कर ली जाए और वो किस पार्टी से संबंधित है तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी के लोगों की है, जो उस पर खुशियां मनाई जा रही है और लोग उछल उछल का बयान दे रहे हैं, वो साफ दिखाता है कि बीजेपी की मंशा क्या थी और साजिशन एक राजनीति के तहत ये किया गया है, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। ऐसे बयान तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिए मनमोहन सिंह जी के बारे में, आपको याद नहीं है? रेन कोट पहन के नहाते हैं, इस तरह के बयान दिए थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में क्या बयान दिए इस तरह के उन्होंने? अरे तो क्या चोर कह दे? क्या मोदी सरनेम वाले सभी चोर क्यों होते हैं? ये थोड़ी कहना चाहिए। देखिए, जो नेता होता है वो जनता की जो फीलिंग होती है उसको अपने शब्दों से व्यक्त करता है। और ये राहुल गांधी ने नहीं कहा, ये तो जनता 142 करोड़ जनता है देख रही है कि जो लोग लगातार बैंक घोटाले करके भाग रहे हैं उन सबके नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है। और उनका कहने का मतलब मोदी से नहीं था। अब मोदी जी उसको अपने ऊपर ले गए, उनको लगा कि वो है तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बयान दिया था जो आप सब जी घोटाला करके भागे, सबके पीछे मोदी लगा नहीं लगा हुआ है, वो तो सच बात नहीं, तो गलत बात क्या है? तो ये राहुल गांधी को, विपक्ष को सच बोलने की सलाह दी जा रही है। तकी साहब आप है और तकी नाम के कोई दूसरे अपराधी हो जाते हैं तो उससे आपको जोड़ दिया जाए? अरे इससे कहाँ जोड़ा गया? तो नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों जोड़ दिया भैया? चाहे नीरव मोदी हो चाहे दूसरे मोदी हो। अरे तो राहुल गांधी ने तो सवाल पूछा, जो लोग घोटाला कर रहे हैं, पैसा लेके भाग रहे हैं, उसका
सरनेम मोदी क्यों है और उनका गुजरात से क्या कनेक्शन है, उनको क्यों भाग दिया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जी। क्यों नहीं उनको वापस लेकर जाया जा रहा है, जो खुद जाके वहां इंग्लैंड में बयान देने की मैं भागा नहीं, मुझे भगाया गया है, मैंने इतना पैसा दिया बीजेपी के लोगों को, तो बयान आया है और ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तो बीजेपी का जो पर्दाफाश हो रहा है, सामने सच सामने आ रहा है, उसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और बीजेपी लगातार देखिए चालीस मानहानि के मामले में अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो राजनीतिक, आप या तो ये कहें कि कोर्ट क्या राजनीति से प्रभावित है क्या? कोर्ट वो आपका नहीं दिख पा रहा है तकी साहब जी। आज एक खबर आई है, आपने पढ़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को, जिनको क्लीन चिट दे दी गई थी कोर्ट के द्वारा, उनको कहा कि कोर्ट के अंदर हाजिरी लगाएं। जिन ब्रजभूषण सिंह को बाहर छोड़ा गया था, जिन्होंने गवाहों को प्रभावित किया था और गवाह ने बयान बदल दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ब्रजभूषण सिंह को नोटिस भेजा है जी। और जो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है, उनको क्यों कहना पड़ता है कि लोअर अदालतें आज की डेट में जमानत देने से डरती हैं, उनको इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय के अंदर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये कोई बात सबके सामने जाहिर है। कपिल मिश्रा के केस में देखिए, जो दिल्ली दंगे में उन्होंने बयान दर्ज किया था, कोर्ट ने उनको बुलाया था, रातों रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया जी। मनीष सिसोदिया केस में जब कोर्ट कहता कि भाई कोई फैसला, कोई सबूत ला के दीजिए, इनको क्या इनको हम रिहा करें या इनको छोड़ें, आप कुछ पेश नहीं कर पाते और जज को ट्रांसफर कर देते हैं, जज को बदल लेते हैं, कहते हैं जज सही नहीं है। ये जज जो है आम आदमी पार्टी की मानसिकता का लगता है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ये तो सब सामने जाहिर हो रहा है, आपको दिख रहा है, दुनिया देख रही है कहाँ क्या हो रहा है। और भारतीय जनता इतनी बड़ी मूर्ख नहीं है जिसको बीजेपी के लोग घुमा घुमा के मूर्ख बना लेंगे। सब सामने आ गया है, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वो भाजपा में चले गए हैं और भाजपा भ्रष्टाचार का एक कलेक्शन बन गया है। चले बीजेपी में मोदी जी ने कहा था कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सारा भ्रष्टाचारी मंत्री बन जाएंगे बीजेपी में। चलिए बिल्कुल, भ्रष्टाचारी जो है मंत्री बनने से बचेगा नहीं, से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और सबको मंत्री पद दे दिया जाएगा। चलिए तकी साहब आप इस समय बम्बई महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं। हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं। विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है। नहीं, मैं तो दिख रहा हूं, आवाज आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही है सर, आज आवाज आ रही है। विवेक जी, इसके पहले मिश्रा जी से भी मेरी बात हुई है, मिश्रा जी मतलब कांग्रेस प्रवक्ता से, और तकी साहब से बात हुई है। हमने ये सवाल किया कि ये जो भी हो रहा घटनाक्रम, ये न्यायालय का मामला है, निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो तो यही है कि राहुल जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और हो सकता है जेल भी चले जाएं। इन स्थितियों में आप लोग, अखिलेश जी भी उपस्थित थे, विपक्षी एकता, राहुल जी को ही इंजन माना जा रहा था। रेलगाड़ी जो विपक्ष की रेलगाड़ी चलने वाली थी उसमें राहुल जी एक इंजन की तरह थे। अब इन स्थितियों में क्या आपको नहीं लगता है कि रेलगाड़ी सही ढंग से चल पाएगी जब इंजन ही नहीं है? देखिए सर, पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त रखने की अनुमति चाहूंगा। और मंच पे उपस्थित आदरणीय श्री आरपी श्रीवास्तव जी, जितेंद्र मिश्रा जी, सैयद मोहम्मद तकी हमारे, और उसके बाद भाजपा के हमारे सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय, और आप सभी का अपना नजरिया है इस पूरे प्रकरण को देखने का। जी। मुझे लगता है कि जो हाईकोर्ट ने किया है वो बिल्कुल जायज किया है, क्योंकि कहा जाता है विद्वान अधिवक्ता और विद्वान न्यायाधीश बैठते हैं हाईकोर्ट की बेंच में जी। और हाईकोर्ट जब कोई निर्णय देता है तो उसको केवल आप इस नजर से मत देखिए कि ये समस्या बढ़ गई। ये हाईकोर्ट ने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि 60 दिन में जो एसएलपी आर्टिकल 136 के अनुसार ये फाइल करेंगे विशेष घोर अन्याय के संदर्भ में, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती, यहाँ हाईकोर्ट में तो 60 दिन में डेट शायद दो डेट ना लग पाती। तो हाईकोर्ट ने मुश्किल नहीं की है, हाईकोर्ट ने बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हो सकता है कि दाएं या बाएं, क्योंकि पूर्ववर्ती में भी हमने ऐसे कई प्रकरण देखे हैं जिसमें कोर्ट का जब निर्णय आता है तो लोग उस निर्णय पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जब इसको देखता हूँ एक अधिवक्ता के नजरिए से, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट ने ये मसला वहां भेज दिया है जहां से मोदी सरकार को सबसे ज्यादा समस्या होने वाली है। और राहुल गांधी जी का जो प्रकरण है, अगर उसको हम मान भी लेते हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि मोदी समाज
इस बात को वास्तव में मैं किसी पे आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन ये कांग्रेस के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं जो मंच पे है इसीलिए मैं बड़े बड़े प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो शायद इसको संदर्भित रूप में समझा नहीं पा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जब आप देखेंगे तो ये राहुल गांधी जी ने मोदी शब्द का, मैं तो इसे गुजरात मॉडल कहता हूं। क्यों कहता हूं मैं उसको स्पष्ट कर दूं। अगर आपको शायद जानकारी हो तो इस पूरी सरकार के कार्यकाल में एक आरटीआई द्वारा ये जानकारी गृह विभाग ने दी है कि 72 आर्थिक अपराधी फरार हो चुके हैं जी सरकार के आने के बाद से, और सरकार ने अब तक केवल 2 को वापस लाने में सक्रिय रूप से कार्य किया है। 72 में 2, पहले तो इस आंकड़े को समझिएगा। उसके बाद 4 जनवरी को सरकार 19 को 27 व्यवसायियों के नाम पेश करती है, जिन्होंने 15 से बैंक ऋण अन्य आर्थिक अपराधों में जिसको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वित्त मंत्री 5 फरवरी को 20 को वित्त मंत्री राज्य मंत्री एसपी शुक्ला जी बताते हैं लोकसभा में कि 72 भारतीयों पर धोखाधड़ी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है जो देश के बाहर है और उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 2 आ चुके हैं। अब यहाँ विषय क्या है, क्योंकि यहाँ तो जो मैंने बात कही इस विषय का इससे कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको यह समझना पड़ेगा कि गुजरात मॉडल क्यों है। एंटीगुआ के कानून मंत्री टी ड्रॉय बेंजामिन ने यह बताया था 2017 में कि मेहुल चौकसी ने एंटीगा के नागरिकता के लिए जब आवेदन किया था तब भारतीय अधिकारियों ने और एजेंसीज ने कोई आपत्ति या रेड सिग्नल उनको नहीं दिया, क्लीन चिट रिपोर्ट दे दी गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से भी और नेशनल एजेंसियों की तरफ से भी, जबकि गीतांजलि जेम्स पे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की फर्म गीतांजलि जेम्स पे 2013 से जांच चल रही थी जी। तो आप इसी से समझिए कि किस तरीके से गुजरात के ठगों को मोदी सरकार शुरू से बचाती आई है। और पूरे अगर 72 की लिस्ट आप देखेंगे इसमें 27 लगभग गुजराती हैं। गुजरात मॉडल है सर। ये बहुत छोटी बात कहती राहुल गांधी की, समझ नहीं पाए थोड़ी, मुझे लगता है कि वो अपने भोलेपन के शिकार हो गए। ये वास्तव में मोदी समुदाय की बात नहीं होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल इस पर आपत्ति वो करता हूँ, मैं खुद भी इसको नहीं स्वीकार करता। क्यों मोदी समुदाय, ये तो गुजरात मॉडल है। देश के आर्थिक भगोड़ों में सबसे ज्यादा 27 गुजरात राज्य से आते हैं। ये गुजरात मोदी जी का गुजरात मॉडल है सर। भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई से 72 में 2 लोग को वापस लाई है। अब आता हूँ विषय पे। इस पूरे प्रकरण में जब ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सबसे बड़ी बात, अगर आप मोदी समुदाय को लेकर ये बात मानते हैं तो भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पे टिप्पणियां की, जिन्होंने पिछड़े वर्ग पे टिप्पणियां की, जिन्होंने विपरीत वर्ग पे टिप्पणियां की। अगर राहुल गांधी पे कार्रवाई जायज है तो मुझे लगता है उन केंद्रीय मंत्रियों पे भी कार्रवाई इस तरह चुटकी बजा के 24 घंटे से 48 घंटे में होनी चाहिए सर। ये एक तरफा लोकतंत्र नहीं चलेगा। हाई कोर्ट ने ये कहा पांडे जी कि लगभग 10 इस तरह के मानहानि के मामले पेंडिंग हैं, इसलिए निचली कोर्ट के अदालत में हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, जो वहां का ऑर्डर है वो मान्य है। यही तो हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा संजीदगी और सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता दिखाई सर। क्योंकि हाईकोर्ट अगर इस मामले को स्वीकार कर लेता तो यकीन मानिए ये मामला तब तक लंबित होता जब तक चुनाव नहीं हो जाते। अब ये मामला फास्ट ट्रैक भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ हाईकोर्ट की मंशा पे कोई सवाल उठाना बेवकूफी, मतलब मैं इसको शब्द वापस देता हूँ, आप निराधार है समझिए। यहाँ सबसे सक्रियता दिखाई हाईकोर्ट ने, क्योंकि हाईकोर्ट भी न्याय चाहता है कि पूरे प्रकरण में हो, लेकिन मामला क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है इसलिए हाईकोर्ट ने कुछ बल्लेबाज के पास भेज दिया, जिस बल्लेबाज से आज मोदी सरकार भी डरती है। जो आज हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और यकीन मानिएगा इस मसले पे देखिएगा चुनाव तो 60 दिन तो अपील का होता है, मुझे लगता है 7 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा और ये फैसला बड़ा निष्पक्ष आएगा। अगर इस तरह राजनीतिक बयानों के आधार पे एफआईआर और कार्रवाइयां होने सर तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी किसी मामले में कि राजनीतिक बयानों को अगर आधार मान लिया जाए तो लगभग सारे नेता जेल में दिखाई देंगे। मोदी जी के ऊपर भी एफआईआर जाएगी। अगर कांग्रेस आज द्वेषपूर्ण भाव से केवल और केवल अपनी महिला नेताओं द्वारा हर कांग्रेस शासित राज्यों में एफआईआर करने लगे ना, यकीन मानिए प्रधानमंत्री जिस पद पे वो बैठे हैं उस पर भी मुझे लगता है सवाल और प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाएंगे। ये कोई द्वेषपूर्ण राजनीति का शिकार जो भारत को और देश को और नेताओं को बनाया जा रहा है, मुझे लगता है थोड़ा संयमित होने की आवश्यकता है। ऐसी बेवकूफियां भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही है। पूर्व जस्टिस आदरणीय पूर्व जस्टिस के सुपुत्र को उत्तर प्रदेश के राज्य का विधि अधिकारी बना देते हैं, जबकि उस उनके सुपुत्र का वो पैरामीटर में ही फिट नहीं बैठ रहे थे। तो ऐसे इस तरीके से प्रभावित किया जाता है कई बार न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का, उनकी इमेज खराब करने का।
जबकि जुडिशरी जो है, देखिए, वो एक पैरामीटर पे काम करती है। जुडिशरी के मानक बड़े तय हैं, जुडिशरी अपने मानक से निकल करके कोई काम नहीं अगर करता। आप देखेंगे पूर्ववर्ती में भी कई जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो कहीं ना कहीं प्रभावित की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं। जी राज्यसभा चले जाते हैं लोग। तो मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट के नजरिए को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या विधिक प्रक्रिया के अनुपालन में गुजरात हाईकोर्ट ने जो किया मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ। गुजरात हाईकोर्ट ने केवल और केवल तत्काल इसकी सुनवाई हो। बिल्कुल, आपने पांडे जी आपने बहुत अच्छी सारी बातें बता दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया कि बिना इंजन रेलगाड़ी कैसे चलेगी। हम आके फिर से उत्तर लेते हैं। गौरव जी काफी देर से बैठे हैं। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही। आपने जितेंद्र मिश्रा जी को सुन लिया होगा, कांग्रेस प्रवक्ता को। तकी साहब बोल रहे हैं, और अभी बहुत अच्छा विवेक पांडे जी समझाया कि तो बहुत अच्छा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलनी ही है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो बयान आए हैं कि अहंकारी सरकार, अहंकारी सत्ता नहीं चाहती कि विपक्ष हो, किसी भी आवाज को दबाना चाहती, इस तरह के तमाम बयान आए हैं। हालांकि हाई कोर्ट का मामला है, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वाकई में जो हो रहा है, अधिकतम सजा मुझे लगता है राहुल जी के अलावा, आपको याद हो तो बता दीजिए कि किसको मिली हो मानहानि के मामले में। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सरकार का तो कोई लेना देना है ही नहीं जी। ये माननीय न्यायालय का फैसला है जी। और उस वो बड़ा पूरा विस्तार से दिया हुआ फैसला है। सीरियल ऑफेंडर है राहुल गांधी, और देखिए एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मनोदशा है, वो मनोदशा स्वीकार नहीं करती है ऐसे फैसलों को। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस परिवार ने 60 वर्षों तक इस देश पर इस प्रकार से शासन किया कि देश का सुप्रीम कोर्ट का जज एन रे 1973 में आउट ऑफ टर्न इंदिरा जी ने उनको बना दिया, और जब 3 जज उनके जूनियर उनका विरोध किए तो उन्होंने सदन में यह जवाब दिया कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा वो मैं तय करूंगी या कांग्रेस पार्टी तय करेगी। तो जिसका स्टेट ऑफ माइंड वैसा रहा हो, जो देश की सभी संस्थाओं पर अपना बर्दाश्त जिसको हासिल रहा हो, जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाया हो, 100 से ज्यादा राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया हो, वो ऐसा एनार्किस्ट इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। वो स्वीकार नहीं करता कि संविधान हमसे ऊपर हो सकता है। वो स्वयं को संविधान मानता है और किसी भी न्यायालय को वो कठपुतली समझता है। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने गुजरात के जिस तरीके से इनका वर्णन किया, इनके ऊपर नेशनल हेराल्ड केस का फोर्जरी का मामला चल रहा है, तमाम मानहानि के मामले झारखंड में चल रहे हैं, वीर सावरकर के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की विदेश में जाकर के, उसके ऊपर उनके पोते ने केस किया हुआ है। तो जो सीरियल ऑफेंडर है, जो किसी को कुछ समझता ना हो, जो देश को अपनी मिल्कियत समझता हो, देशवासियों को, संस्थाओं को अपना गुलाम मानता हो, उसको तो चुनौती लगेगी, उसको परेशानी होगी। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इसमें कोई पक्ष ही नहीं है, इसमें केस करने वाला भी कोई और है, भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, एक संदेश बहुत साफ और स्पष्ट है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अंदर ही रह करके वो कार्य कर सकता है और देश के विरुद्ध जाकर के, संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता। इनको भी छूट है। हमारे भी नेताओं ने कहीं भी कोई गलत बयानबाजी की है या टिप्पणी की है तो उसके विरुद्ध ये न्यायालय में जाए, और न्यायालय अगर उचित समझता है तो सजा देगा। जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी आपके डिबेट में तय कर दे रहे हैं। पांडे जी आ रहा हूं, पांडे जी फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, गौरव जी की बात पूरी हो जाए जी। वहां से तो राहत मिलनी ही है। इस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस है वो आता कहां से है? कहां से इनको सपना आ गया कि वहां से मिलना ही है? अरे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। न्यायालय हमारे बस में तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी या सरकार के बस में नहीं है, लेकिन इनके बस में है। इस प्रकार की मनोदशा इस देश से बाहर करनी है, उसका प्यूरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। और केजरीवाल जी की जहां तक बात है, इन लोगों ने तो न्यायालय में जा करके लिखित माफी मांगी है, और वहां पर गुजरात में ये माफी में कहते हैं कि हम सावरकर नहीं है, हम माफी नहीं मांगेंगे। और क्यों राफेल के मामले में जाकर के माफी मांग लिए? वहां सावरकर जी याद नहीं आए उनको। इस तरह का व्यक्ति जो मानसिक, मुझे तो लगता है त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ही ये सब सारी साजिश रची है, और राहुल गांधी को मोहरा बना करके एक पब्लिक की सिंपैथी गेन किया जाए, इस तरह का षड्यंत्र इनके साथ किया जा रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीति इनके यहाँ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को इन फैसलों से राहुल गांधी के कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है। त्रिपाठी जी बहुत साफ और स्पष्ट है।
जी पांडे जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा जितेंद्र जी कुछ कहना चाहे। जी जितेंद्र जी। त्रिपाठी जी, जी विवेक पांडे जी ने इसकी व्याख्या की है, आपने देखा। जी। वो अगर कानूनी पहलू पे बात कर रहे हैं तो मिश्रा जी को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आज तो वो ये सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी, राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। मेरा ये कहना है, पूर्णेश मोदी कौन है? आपके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आपके कहने से उसने ये मामला लेकर के आया है। आज 72 लोगों को बताया, अभी 2 को वापस लाए और 70 पे कार्रवाई तक नहीं की आपने, और चुनाव सर पर आ गया है। क्या चाहते हो आप, वो वापस आए कि नहीं आए? और अगर हम आवाज गौरव जी, उठाते हैं, गौरव तो जी इस तरह सुन की लीजिए। बात करने का कोशिश करते हो। गौरव जी सुन आप लीजिए, मैं चाहे आ क्या जाऊंगा हो, आपके पास फिर से। क्या लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए? आप ये बताइए। अभी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री को कहना शोभा देता है, आज शंकर बछड़ा प्रधानमंत्री को गौरव कहना जी, शोभा देता है। गौरव जी, आप चाहते मैं फिर क्या आ हो, जाऊंगा, ये अपनी बात बताइए। रखिएगा, मैं इनकी आज जितेंद्र अगर जी, आप फिर आ लोकतंत्र में जाऊंगा। आवाज उठाई जाती है विपक्ष द्वारा, तो आप इस तरीके के काम करते और न्यायपालिका की बात करते। हमने पहली बार में स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका का सम्मान करते, लेकिन अभी उन्होंने बताया भाई स्टेट के लड़के को आपने मीडिया प्रभारी बना दिया। तो ये सब चीजें सब कुछ दिखा रही है। 142 करोड़ जनता समझ रही है, आपके इरादे और आपकी साजिशों को भी अच्छी तरह समझ रही है। वो जो मोदी भागे उनको वापस लाने की दिशा में यदि स्पष्टता से, यदि ताकत के साथ प्रयास किए जाते तो निश्चित तौर पर आवाज नहीं उठती। लेकिन जिस तरीके के आपके कार्य दिख रहे, कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की बात कहीं ना कहीं सही है। काला धन वापस लाने की बात करते थे, चिल्ला चिल्ला के करते थे, 3 गुना काला धन बाहर चला गया। क्या किया आपने? कौन दोषी है? आप दोषी हो, लेकिन अगर इस पे बात करेंगे तो जेल में बंद करा दोगे, कोई दूसरा आरोप लगा दोगे। चलिए, अभी तो हाई कोर्ट, बैठे लोगों को अभी तो हाई कोर्ट के मामले करना चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए। अभी तो हाई कोर्ट के मामले। पांडे जी आ रहा हूं, श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग विचार आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी विपक्षी एकता एक साथ दिख रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल दिख रही है जी। और त्रिपाठी जी देखिए, विपक्ष तो भुक्तभोगी है, उस पर बहुत सारी कार्रवाई ईडी, सीबीआई, आईटी के तमाम छापे वापे पड़ रहे हैं, तो अब इकट्ठा होने का समय तो है इनके पास। दूसरा आपने देखा होगा विपक्षी एकता के लेकर के पटना में जो जिस तरह से 16 दल इकट्ठा हुए थे। जी। मेरा ये कहना है कि जो आप सवाल उठा था कि हाई कोर्ट से उनको जो है जमान मतलब राहत नहीं मिली। अब एक उनके पास ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ से मिले। हमारे जो है पांडे जी ने नई बात रखी। हाँ, पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ से उनको फ्री कर दिया, सजा ही बरकरार रखी, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट जाने तक का मौका मिल गया ताकि जल्दी हो जाए। दूसरी बात, अगर सजा होती है और राहुल गांधी जेल जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको 2 साल ही और फिर 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और एक बहुत बड़ी बात होगी भारतीय राजनीति में कि इस तरह के मामले में मैक्सिमम सजा पा करके कोई राजनीति की जो है उसको जो है इस तरह की सजा मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है इस तरह का। हाँ, मानहानि के मामले में जिसको पूरी बिल्कुल। और नहीं, भ्रष्टाचार होता, कोई अपराध होता। आप देखिए देश में कितने नेता हैं अपराध, बड़े बड़े अपराध करके अपना बैठे हुए हैं, सत्ता में भी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। लेकिन इस तरह के मामलों में, और इस तरह के उनके ऊपर 10 मामले, 8 या 9 मामले हैं, इंक्लूडिंग जो वो राहुल गांधी पर मानहानि के, केवल नेशनल हेराल्ड वाले को छोड़ दिया जाए तो मतलब है कि राहुल गांधी जहाँ भी कुछ बोलते हैं उन पर मामला दर्ज होना ही है। अब ये कौन साजिशन होता है कि किस तरह से, लेकिन एक तरह से हो रहा है। ये नहीं कि अकेले राहुल गांधी है जो इस तरह के भाषण देते हैं, बयानबाजी करते हैं। देश के तमाम नेता जो है, सारे बड़े नेता इस तरह की कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन उनको इस तरह की सज़ा नहीं मिली है। तो एक तो ये देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी को अगर ये सज़ा मिलती है तो विपक्ष का क्या रवैया होगा। क्या विपक्ष एकजुट होकर के पूरी ताकत से लड़ेगा 2024 का चुनाव? और इन मामलों में जो है इस मामले पर भी उनका जो समर्थन है। हमें लगता है कि यहाँ पर जितने जो विपक्ष के पैनलिस्ट बैठे हैं, राहुल गांधी को लेकर के उनका समर्थन करें। लेकिन फिलहाल अभी तक जो मामला संज्ञान में आया है और जिस तरह की परिस्थिति आज फिर से निर्मित हुई है, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है हाई कोर्ट से उनको राहत मिल जाए। अब राहत नहीं मिली, अब वो जाएंगे, उनके पास एक अल्टरनेट है सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष अदालत जाने का। वहाँ क्या फैसला होता है तो इस पर सबकी नज़र रहेगी, इवन सत्ता पक्ष और विपक्ष के। जहाँ तक बयानबाजी का सवाल है,
निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, उसके काउंटर में रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया आई है। ऐसा नहीं कि पिछले मनमोहन सरकार में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, ये भी देखने वाली बात होती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चूँकि राहुल गांधी आज की डेट में कल्प्रिट हैं, उन पर जो सज़ा सुना दी गई है, तो वो जो है इसके केंद्र में है। और आज लगता है हमें कि इसके बाद जो है राजनीति कोई नए मोड़ पर, नई दिशा में जाने की तैयारी होगी। और किस तरह से विपक्ष और तमाम देखिए राजनीतिक घटनाएं जो सामने आप देख रहे हैं, राज्यों में सरकारें बदलना, लोगों को हाईजैक करना, या इस तरह से जो है विपक्ष जिस तरह से परेशानी झेल रहा है, जैसा कि हालांकि लोगों ने कृत्य किया होगा तो ही झेल रहे होंगे, लेकिन उनके लोगों को जिन पर आरोप हैं उनको भी सत्ता में शामिल करके उनको मंत्री बना, ये तमाम देखिए कितना जो है पूरे देश में एक तरह से गड्ढ पॉलिटिक्स हो गई है। और अब जो है आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन राहुल गांधी के इस सज़ा बरकरार होने पर निश्चित रूप से पूरे देश की निगाहें हैं, लोगों की निगाहें कि आगे क्या होगा। जी तकी साहब, आऊंगा मैं आपके पास। जी विवेक जी, आप गौरव जी की बातों का उत्तर देना चाह रहे थे। जी मैं इनको क्या उत्तर दूंगा, ये तो बहुत वरिष्ठ है भाई, सत्ता में है। मैं अपना एक पक्ष रखना चाहूंगा कि जब भी किसी केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब इसको ट्रांसफर किया जाता है या जब अपील की जाती है, तो पहली बात तो वो केस वर्सेज स्टेट होता है, तो स्टेट तो वहां पे इन्वॉल्व है और वहां पे रिजेक्शन जो है वो स्टेट होता है। भले आप अपना व्यक्तिगत वकील भी खड़ा कर सकते हैं, वो आपकी एक आपका अधिकार है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट जो करता है वो स्टेट करता है, तो स्टेट तो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। ये सीधे से खारिज करना कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं, तो भाई गुजरात हाईकोर्ट के जो वहाँ के महाधिवक्ता लोग हैं वो इस केस में क्या कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये मामला, चूंकि अभी ये बात आई थी थोड़ी देर पहले कि कहाँ से इतनी हिम्मत आती है, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि हमने आपका इतिहास देखा है कि आप किसके पक्षधर हैं। जिसने इस देश के 40 साल तिरंगे को नहीं स्वीकार किया, देखिए मैंने टोका नहीं भी, मेरी बात आ जाए, जिसने इस देश के 40 साल तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, अब हम उनसे तो नहीं सीखेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि राजनीति और प्रशासनिक लोगों को मोटी चमड़ी का होना चाहिए, आलोचना सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, ये बाकायदा जजमेंट में है। और ऐसे जजमेंट उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी सी बात अगर कह दी जाए तो तुरंत वो मौका पाकर के प्रतिघात की, प्रतिशोध की राजनीति में एकदम समन्वयता से लीन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये मामला बिल्कुल सही सटीक चौखट पे है और ये बहुत बढ़िया कि हाईकोर्ट में, मैं अभी भी एक अधिवक्ता भी हूं तो मैं जानता हूं, हाईकोर्ट भी देखिए विद्वान होता है, हाईकोर्ट की विद्वत्ता पे हम सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते कभी। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में दिख रहा था लोअर कोर्ट में, उसके विपरीत हाईकोर्ट ने बिल्कुल ये बॉल सही जगह पे एकदम ट्रांसफर कर दिया। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय चंद्रचूड़ सिंह जी इसकी सुनवाई जब करेंगे तो मुझे लगता है कि सबका अहंकार पस्त हो जाएगा और जो संविधिक बात है वो जरूर सामने आएगी, उसके अनुसार न्याय भी होगा। चलिए, नहीं लेकिन हमारा सवाल था वो तकी साहब से भी होगा। आपने एक सवाल पूछा था विपक्षी एकता जी, तो मैं आपको बता दूं इस समय ट्रिपल इंजन, डबल इंजन से ज्यादा इंजन विपक्षियों के पास है, तो सरकार कोई इंजन रुकने वाला नहीं, आप चिंता न करिए, इंजन का रिप्लेसमेंट भी तय कर लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ ईश्वर न करे सामने आता है तो। अब मतलब ये हर डिब्बे में इंजन होगा, कोई कहीं चलेगा कोई कहीं चलेगा। ये 3 इंजन पे चल रहे हैं, हमारे पास तो इंजन की भरमार है। नहीं, हम वही तो कह रहे हैं कि हर इंजन में डब्बा होगा तो कंट्रोल कैसे होगा, हर डिब्बे में इंजन होगा तो कंट्रोल रूम तो एक ही होता है सर। अरे सपा का एक अलग इंजन होगा, टीएमसी का अलग इंजन होगा, भाई सारे इंजन मिल के तय करेंगे कि कौन सा शीर्ष इंजन होगा जो सबको खींचेगा। नहीं, केजरीवाल जी इंजन होंगे, क्यों तकी साहब? भारत के अंदर आप राजनीति में अगर हैं या भारत के अंदर आप वोट, अरे मैंने सवाल किया केजरीवाल जी इंजन होंगे कि नहीं होंगे? मैं जवाब दे रहा हूँ आपको जी। एकदम से जवाब देने से अच्छा, जरा बेहतर तरीके से जवाब दे जाए। जी, बेहतर सवाल हुआ है इसलिए बेहतर उत्तर आएगा। जी, तो जहाँ 142 करोड़ जनता अपना वोट डालती है तो भारत के हर नागरिक को अधिकार है प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचे जी। और जहाँ विकल्प ज्यादा है तो कोई अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है। ये भाजपा नहीं है कि प्रधानमंत्री के अलावा कौन गृह मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री है, कौन विदेश मंत्री है, कौन बाहर जा रहा है, कौन मिल रहा है, कौन किसको झंडा दिखाना है, ट्रेन किसको हरी झंडी दिखानी है, ये पता ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से लेकर प्रधानमंत्री के और रक्षा मंत्री हर पद के ऊपर वो काबिल काम कर रहे हैं और कोई दूसरा चेहरा दिखाई देता।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ सबके अधिकार है। और प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे तो आसीन होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है और विपक्ष इस व्यवस्था को फिर से खड़ा करेगा और जनता का लोकतंत्र विश्वास को पैदा करेगा। गृह मंत्री का अपना रोल होता है, रक्षा मंत्री का अपना रोल होता है, वित्त मंत्री का अपना रोल होता है, विदेश मंत्री का अपना रोल होता है। वो रोल रीडिफाइन करने की जरूरत है, फिर से उसको व्यक्त करने की जरूरत है, जो बीजेपी सरकार के दौरान एक व्यक्ति की वजह से गुम हो गए, खो गए। चलिए, आपने देखा इससे पहले भी सरकारें मनमोहन सिंह जी ने चलाई है, 10 साल लगातार सरकार चली, बहुत अच्छी सरकार चली है। मैं आपसे एक अपनी पीड़ा, शीला दीक्षित जी भी अच्छी चला रही थी भाई, मैं आपसे अपनी पीड़ा शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल अच्छी चला रही थी, लेकिन जनता ने जिसको चुना है वो सरकार में आएगा और जनता अपने फैसले बदलती रहती है। एक उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है और पेपर पढ़ना शुरू किया था 93 से, तब से मैंने पूर्ण बहुमत की सरकार कभी देखी नहीं थी जी। अब तो मोदी सरकार देख ली ना, मोदी सरकार देख नहीं, सुन रही है। मेरे दिल में था कि कभी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत विकास होगा तेजी से और सारे भारतवासियों का भला होगा। हालांकि मैं बीजेपी का विरोधी हमेशा रहा, लेकिन जब पूर्ण बहुमत सरकार बनी तो मुझे आशा हुई कि शायद ये मनमोहन सिंह से या पूर्व सरकारों से अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट निकल गया 9 साल के बाद और 10 साल बाद जो आएगा वो आपके सामने है, तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी सरकार तो अच्छा है कि मिली जुली सरकारें बनी, अच्छा काम कर रही थी। चलिए, उनके टाइम में विदेशों में पेट्रोल महंगा था। ताकि साहब गौरव जी के पास जाएंगे, गौरव जी के पास जाएंगे। 30 सेकंड जी। अगर जो मिली जुली सरकारें थी उनके समय में अगर विदेशों में कूड़ा महंगा था तो यह सस्ता मिल रहा था। आज कूड़ा रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद सस्ता या महंगा मिल रहा है। उस जमाने में रुपया ज्यादा नहीं रहा, रुपया 80 से नीचे जा रहा है। विदेशों ने पैसा लेने से मना कर दिया, भारत करेंसी लेने से मना कर दिया विदेश के देशों ने। तो क्या भारत में हो रहा है? चलिए, अभी तो राहुल जी के बिना कैसे चलेंगे, इंजन की बात कर लें। गौरव जी आ रहा हूँ, विवेक जी संक्षेप में आप क्या कहना चाह रहे हैं? संक्षेप में मैं संक्षेप में बस एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि पूर्ववर्ती चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को ये कहकर बिठा दिया गया कि वो वयस्क हो चुके हैं, वो वृद्ध हो चुके हैं और उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि आज 72 साल के हो गए मोदी जी, क्या वो वयस्क नहीं हुए? भाई लालकृष्ण आडवाणी ये कहीं उनके संविधान में नहीं आया है। वो वर्बली बात हुई होगी, मौखिक बात हुई होगी, लेकिन कहीं उनके उसमें नहीं आया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो ये बात सबके सामने थी सर, जगजाहिर थी। कैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं का टिकट काट के मोदी जी ने स्वयं को बनाए रखा, फिर बनाए रखा है, वो वरिष्ठ अभी तक नहीं हुए। दूसरी बात पे आऊंगा, राजनीतिक गलियारों में तो ये भी आई कि भतीजे चचा को घर बिठाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो साथ हैं, हम तो हर जगह मंच पे दिखाई दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश का इंजन तो अखिलेश जी है सर। और उससे बड़ी बात बता देता हूं मैं आपको, भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री की हैसियत से एक मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि शिवराज की सरकार, तो वो सिर्फ भाजपा के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मोदी जी किसी मंच से खड़े होकर एक पार्टी का अगर प्रचार करेंगे तो उस समय उनको सिर्फ और सिर्फ जवाब एक पार्टी के नेता के हैसियत से मिलेगा। उसपे आप प्रधानमंत्री पे टिप्पणी, इस तरह की आलोचनाओं को देखने का प्रयास न करिए। और इसी तरह की आलोचना जब राहुल गांधी जी ने की तो वो स्वीकार न कर पाए। जब सदन में बैठ करके किसी नेता को, महिला नेता को आप सूचनाघात से संबोधित करते हैं, वो मर्यादित बात होती है। तो भाजपाइयों का आचरण और मर्यादा का जो स्तर है मनुवाद से प्रेरित, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। चलिए गौरव जी, बहुत सारी बातें आ गई। एसपी जी एक सवाल आपने पूछा था। सबसे पहले तो आर्थिक अपराधों की जी इन्होंने बताया के बारे में, तो मैं जरा इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जी। 2008 से लेकर के 2013 तक बैंकों से 38 लाख करोड़ का लोन लुटाया गया था जी, जिसके कारण देश के 11 नेशनलाइज बैंक, बड़े बैंक, वो दिवालिया होने के कगार पर खड़े थे। और ये जो लूटे हैं ना, ये जो व्यापारी भागे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को लोन नहीं दिया था। 9 लाख करोड़ का एनपीए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना लोन बढ़ा दिया था। तकी साहब एक मिनट समय है, मैं फिर आ जाऊंगा। पांडे जी बात आने दीजिए उनकी, देखिए आपको बहुत ध्यान से सुना उनने जी। सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्री भी जानकार थे। उसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था हो गई थी। लेकिन 2014 में देश जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था दुनिया में, और आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, और इसी वर्ष 4थे नंबर की हो जाएगा। इसलिए इस बात को लेकर के आश्वस्त रहे कि काला धन भी वो
हुआ आया है देश में, और कहीं ना कहीं जो काला धन जो बन रहा था, जो मशीन थी, काला उस मशीन में भी ताला लग गया है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और चहुओर विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से विकास किया है वो अभूतपूर्व है। इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के बाकीटमारी में विश्वास करता हो वो लोकतंत्र का रक्षक कैसे हो सकता है? वास्तव में सही मायने में लोकतंत्र है। इस वजह से ये खुलेआम देश के बाहर जाकर के देश की मर्यादा का खंडन करते हैं, देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं और देश के लोकतंत्र में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप करने का आमंत्रण देते हैं। इस प्रकार की मनोदशा का नेता विदेशों में जाकर के इस तरह का प्रलाप करता हो, आप समझ सकते हैं कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड का आदमी होगा। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से भारत में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है, एक स्वस्थ राजनीति की परंपरा विकसित हुई है, जो एक एनआरकी जो गौरव जी, एक छोटा सवाल है। गौरव छोटा सवाल है। आपने कहा कि 38 लाख करोड़ का लोन 2009 से 2014 के बीच में दिया गया, लेकिन जिनको लोन दिया गया वो भारत देश में ही थे। वो गए कब है भारत से? हम ये नहीं कहेंगे कि भागे हैं कि फरार हुए हैं कि कैसा, गए कब? ठीक है, उसमें से कुछ व्यापारी भागे हैं और हमारी ही सरकार ने उन्हीं व्यापारियों का, आप विजय माल्या का ही ले लीजिए, 9,000 करोड़ का उसका बकाया था, 13,000 करोड़ हमारी सरकार ने जब्त कर दिया। 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी और उसी का बंगला डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया, उसकी संपत्ति जब्त कर दी। इसलिए हमारी सरकार ने किसी भी सीरियल ऑफेंडर को या आर्थिक ऑफेंडर को छोड़ा नहीं है, सबसे बख्शा है। और जो बाहर भी घूम रहे हैं उनका भी दिन आ रहा है, वो भी वापस आएंगे, वो भी इस देश में आएंगे, वो भी सजा भुगतेंगे। इसलिए इनकी तरह व्यवस्था नहीं है कि मनमाना टेलीफोन पर लोन दे दिया और बैंकों से पैसा लुटा दिया और गरीब देश की जनता का ही पैसा होता था। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट बिल से 3.5 लाख करोड़ जब्त किया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने लगातार आर्थिक अपराधों को खत्म करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ड्राइव योजना शुरू की। चलिए, अभी तो आप विपक्ष समाप्त किए दे रहे हैं, गरीबों के खाता तक नहीं खुलवा पाए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समय कम है, अभी तो आप तक नहीं खुलवा पाए थे। गौरव जी, आपकी बात आ गई। अभी तो विपक्ष को ही समाप्त किए दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक एक करके, बिहार में कब जाएंगे, नंबर लगने वाला है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि फिर अच्छी सी खबर मिलेगी। बिहार में भी 2-3 पार्टियां विभाजित हो गई। जितेंद्र जी, अभी बात हुई मजबूत सरकार की, पूर्ण बहुमत सरकार की। पूर्ण बहुमत सरकार जब बनती है तो देश ये उपेक्षा करता है उससे कि ये देश में लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में काम करेगी, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। आज क्या हो रहा है? लूट तंत्र मचा रखा है। आप ये बताइए, महंगाई का क्या स्तर है? जवाब देने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए, इससे बढ़िया तो वो साझा सरकारें थी जिसका पांडे जी ने और तकी साहब ने जिक्र किया। कम से कम ईमानदारी के साथ चलती तो थी। 27 लोगों को वापस लाने की क्या कार्रवाई की आपने? जो गुजराती देश छोड़ के भागे, अगर आरोप लगा दो तो जेल कराने को तैयार रहते हो। अरे आप खुद जागिए, अंतरात्मा में आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई का स्तर क्या करके रख दिया आपने? आप झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री इस देश की सत्ता पर विराजमान है, जिसने कहा भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। आज पूरे का पूरा प्रशासन से लेकर के सरकार तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप क्या जवाब दोगे? आपने कहा था कि करप्शन और लाइन ऑर्डर, आज क्या स्थिति है देश में? आज आप बताइए कि आपने क्या सुधार किया? पूर्ण बहुमत की सरकार विपक्ष को खत्म करने पर तो नहीं। मजाल क्या है कि कोई इनके ऊपर आरोप लगाए? विपक्ष का काम सवाल पूछना है। अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो आप निरंकुशता पर उतर आते हो। इसलिए इस देश ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी थी कि उसको टमाटर से लेकर के पेट्रोल तक में खाल नोचने का काम इस सरकार कर रही है। जिस तरीके से आपने अकाउंट में आज जनता इंतजार कर रही है और आपके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। आप ये बताइए, इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री को चलिए, अभी तो हमें राहुल गांधी जी की सदस्यता का इंतजार है कि कब आ जाएगी सदस्यता, बहाल हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कांग्रेस का क्या होगा? तकी साहब कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप में। देखिए, आपने सवाल पूछा था केजरीवाल को लेकर, जो मैं आपको जवाब नहीं दे पाया था। जी, बात दो जी के बीच में
देखिए जो नियति तय करेगी वो रोल निभाने के लिए आम आदमी पार्टी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल भी तैयार है। हम पीछे चलने को भी तैयार है, आगे से लीड करने को तैयार है। ये समय को, वक्त को और लोगों को डिसाइड करता है। हम किसी रोल से पीछे नहीं हटेंगे। देश के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह समर्पित है। हम दोनों रोल निभाने के लिए तैयार हैं। चलिए पहले तो आप ये बता दीजिए तकी साहब कि विपक्ष का नेता कौन होगा। देखिए ये जरूरी नहीं है, ये सवाल जो पूछा जा रहा है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि विपक्ष कैसे निजात दिलाएगा बीजेपी से। जनता बीजेपी से निजात जाना चाहती है। प्रधानमंत्री तो बाद में तय कर लिया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि सारी व्यवस्था ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्वस्त हो गई है, जिसको फिर से खड़ा करने की जरूरत है। हर मंत्रालय को अपनी तरीके से काम करने की जरूरत है। जो बीजेपी सरकार में गुम हो गया था, एक ही चेहरा चल रहा था, एक ही चेहरा चल रहा है, वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि व्यवस्था नेताओं की बलि देने वाली पूंजीपतियों के लिए नहीं, बनाई गई है। 142 करोड़ जनता के लिए बनाई गई है। चलिए तकी साहब, समझौता तो करना पड़ेगा। देखिए पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 सीटों में से तो कुछ तो आपको कांग्रेस को देनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं दोगे तो एकता डिब्बा अलग चल देगा। देखिए हम तैयार हैं। हमने आपसे पहले कहा हम दोनों रोल निभाने के तैयार हैं। चलिए जो नियति निर्धारित करे कि हम वो रोल निभाने के तैयार हैं। दोनों रोल करने में सक्षम है। समय हमारा समाप्त हो रहा। पांडे जी बहुत संक्षेप में फिर श्रीवास्तव जी की टिप्पणी पे जाएंगे जी। संक्षेप में तो 3 जवाब दूंगा केवल। एक, 29 जुलाई 2021 को पंकज चौधरी राज्यसभा में खड़े होकर के, लोकसभा में खड़े होकर राज्य मंत्री जो हैं वो कहते हैं पिछले 10 वर्ष में स्विस बैंक में जमा काले धन के आधिकारिक आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 17 जून को यह खबर दी थी कि भारतीयों और यहाँ की कंपनियों का स्विस बैंकों में जमा धन 2020 में 13 साल में सबसे अधिक 2.55 अरब स्विस फ्रैंक 20,700 करोड़ रुपए हो गया। तो ये तो इनके काले धन पे प्रहार का असर है। और तीसरी बात, भाई विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरह से डर और जिस तरह से हताशा है वो साक्षात दिखाई दे रही है कि 4 दिन पहले जिसको पानी पी के भ्रष्टाचारी बता रहे थे, 4 दिन बाद उसको देखिए तब तक मुकुट पहना के चरण वंदन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। और विपक्षियों के अंदर भी जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, हम अपने अपने राज्य के सूत्रधार बनकर के मुख्य इंजन के रूप में लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ढाल बनकर, सबसे बड़ी कवच बनकर के भाजपा को हटाने की दिशा में पूरी विपक्षी एकता एक साथ लामबंद हो रही है। और अन्य राज्यों में सबसे पहले हम इनका सफाया करेंगे, उसके बाद केंद्र का समीकरण क्या होगा वो स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी जाएगी। चलिए बहुजन को भी साथ ले लीजिए। पिछली लोकसभा में साथ लिए थे, नहीं तो बहुत ज्यादा डेंट वही तो करती है आपको। आरपी श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे। देखिए त्रिपाठी जी, अब तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता राहुल गांधी को लेकर के। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी एकता का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से अगर उनके फेवर में फैसला आता है तो एक तरह से लीड रोल, या कहिए कि भाजपा के लिए एक जो है सबसे बड़े, जिसमें कि अभी आप देखते होंगे कि जब भी कभी बात आती है तो डेली भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी एक विषय रहते हैं। तो अगर वो आते हैं तो एक विपक्षी एकता को मजबूती तो मिलेगी और लीड रोल में रहेंगे। अब नेता बनते हैं या उनको कुछ ये करते हैं, विपक्ष का नेतृत्व उनको देते, तो ये अलग बात है, लेकिन उनका रोल बहुत जो है लीड रोल रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों में जो उन्होंने यात्रा किया, इतनी बड़ी लंबी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लगातार जो है मुखर हैं सरकार को लेकर के। ये परिस्थितियां अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये जो 8 साल का जो समय है उनका रिप्लेसमेंट कांग्रेस के किसको करती? क्या प्रियंका गांधी को लाती है या अन्य नेताओं में से किसको लाती है? खड़गे जी ही हैं। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फैसला आया है, हाईकोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फैसला तो फैसला है। और जो विद्वान न्यायाधीश का फैसला, अगला जब फैसला होगा तब उस समय देखा जाएगा कि राहुल गांधी का अगला एक्शन कांग्रेस पार्टी का क्या होता है और विपक्षी एकता को लेकर के उनकी क्या व्यवस्था होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिनों में आपने बताया कि कई राज्यों में पार्टियां टूटेंगी, भाजपा के साथ आएंगी, उसमें विपक्षी एकता कितनी कमज़ोर होती, कितनी मजबूत होती, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, मिश्रा जी आपका, तकी साहब आपका, विनोद पांडे जी आपका और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने चर्चा की राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए झटके पर।
आगे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, यह तो वक्त के गर्भ में समाहित है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब विपक्षी एकता का क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। विपक्षी दलों का अगुवा बनने का चेहरा भी राहुल गांधी ही है। ऐसे में अगर अब राहुल गांधी चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिए गए हैं तो फिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, और क्या कांग्रेस आगे बिना गांधी परिवार के चेहरे के एकजुट होकर चल पाएगी? ऐसे तमाम सवाल इस समय राजनीति की फिजा में तैर रहे हैं। जाहिर है जिनका उत्तर बदलते वक्त के साथ ही मिल पाएगा। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।